Next one is Sir, जी humble request you to okay sir. yeah. This is फीडिंग मैनेजमेंट या तो प्रेग्नेंट को। एक और चीज सिंपल सा बात है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट होती है तो वहीं पर आपका यूट्रस बड़ा हो रहा होता है और साइमल्टेनियसली आपकी फीड की रिक्वायरमेंट हाई होती है। इसको आप फिजियोलॉजिकल डिमांड करते हैं। दो तीन तरह की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। पहला डिमांड ये होता है, बोला कि पार्टिसिपेंट में नाम कैसे ऐड होगा? पहला चीज क्या पर लिखेंगे? दूसरे मोबाइल से कर रहा हूं मैं, दूसरे के मोबाइल से। थोड़ा सा नहीं, दूसरे के नंबर, दूसरे मोबाइल से लिंक हो गया। गैलेक्सी 2। एनीवे, जो बात कर रहा था कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। कहाँ हाई हो जाती है? पहला जो डिमांड होता है वो फीटस डेवलपमेंट। फीटस जितना बड़ा हो रहा होता है उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट हाई रहती है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हाई होता है कि आफ्टर पार्चुरेशन जो मिल्किंग में जाना है एनिमल को, उसके लिए भी एक्युमुलेशन करना है। और तीसरा बॉडी का। कहने का मतलब ये, जितनी पहले रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिशन की उससे ज्यादा हो गई। दूसरी जो समस्या क्या होती है, यूट्रस जब डेवलप करता है एब्डोमिनल स्पेस को घेरना शुरू कर देता है, तो जीआईटी को कहीं ना कहीं वो प्रेस करता है। तो पहला चीज है कि डिमांड हाई हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू एक्सेप्ट फीड जो है लेस हो जाता है। यहाँ पे वेटरिनेरियन का या एनिमल न्यूट्रिशन का ज्यादा रोल होता है कि अब हम ऐसा फीड दें जो हाईली न्यूट्रिशियस। हाईली न्यूट्रिशियस का मतलब ये हुआ कि एक फीड आपने पहले बनाया था ड्राई पीरियड से, 15% प्रोटीन है, या यू एश्योर कर लीजिए कि 100 ग्राम अगर आपने फीड दे दिया तो उसको 15 ग्राम फीड से गुजारा होगा। अब क्या करना है, उसकी कैपेसिटी अब 100 ग्राम से घट के कितनी हो गई है, 80 ग्राम हो गई है, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अब 20 ग्राम हो गई है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन शुड बी ऑन हायर साइड, जिसको आप क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, कि इंटेक कम भी हो तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट कॉ को हम फीड देते हैं, वो न्यूट्रिशियस ही होना चाहिए, हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटेक कम हो जा रहा है, खाने की क्षमता कम हो जा रही है। ठीक है। और अगर आपने ये नहीं किया तो एक सिंपल सा आपने डिजीज इनकाउंटर किया होगा, दैट इज कीटोसिस। कीटोसिस इज डिजीज ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। हाई डिमांड ऑफ एनर्जी जो जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन होता है, उस एनर्जी डिमांड को अगर एनिमल पूरा नहीं कर पाता है, प्रेग्नेंट को अगर पूरा नहीं कर पाएगा, कीटोन बॉडी बन जाता है, और जब कीटोन बॉडी बन जाएगा देन इट विल लीड टू कीटोसिस। प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही जाती है और सारे कंसेक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर डाइट दिया तो एनर्जी ऑप्टिमम होगा, और एनर्जी ऑप्टिमम होगा खास करके जो कीटोसिस जैसे डिजीज है वो कम होगी। एक और चीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने वो मैकेनिज्म भी, इसको नेगेटिव फीडबैक थ्योरी कहते हैं। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट कॉ में, खास करके जब शुरुआत होगा, जब लैक्टेशन शुरू होगा तो कैल्शियम का बहुत ज्यादा ड्रेन होगा, और अगर कैल्शियम का ऑप्टिमम इंटेक हुआ है, कैल्शियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, देन इट विल लीड टू मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में कई बार फील्ड में देखा गया है कि वो किसान जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी या बाद में पूरा का पूरा कैल्शियम लीटर का लीटर खिला दे रहा है। नहीं, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरत है। फर्स्ट वन इज पैराथायराइड हार्मोन एंड अनदर वन इज विटामिन D3, हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन D3। तो जैसे ही बॉडी में कैल्शियम को मेटाबोलाइज करके या मोबिलाइज करके ब्लड फ्लो की तरफ देना है, तो वहां पे जैसे ही कैल्शियम का हैवी डिमांड होता है, वहां का बॉडी का होमियोस्टेटिक्स मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है पैराथायराइड हार्मोन का। अब पैराथायराइड ग्लैंड को अगर आपने जरूरत से ज्यादा कैल्शियम पहले ही दिया है तो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, एट्रोफी जैसा चीज हो जाता है, और जब अचानक से हाई डिमांड होता है उस समय वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है।
करते हैं कि हम प्रेगनेंसी के कुछ दिन पहले कैल्शियम को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कर देते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी कर देते हैं, ताकि पाराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट रहे, और जब हाई डिमांड ऑफ कैल्शियम हो तो पाराथायरॉइड ग्लैंड पाराथायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करे, और वो कैल्शियम जो बीच में एक मैकेनिज्म होता है जिसको कलमोडुलिन कहते हैं, वहां पे एक्टिवेट होकर कैल्शियम चैनल को प्रॉपर करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, हमेशा कैल्शियम आप देते रहेंगे पाराथायरॉइड ग्लैंड, क्योंकि उसको खास करके हैवी एल्डर्स में बहुत जरूरत है, वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगा कैल्शियम की डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी। सर इसमें बता दीजिए थोड़ा सा। हेलो जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ सर, पूछना चाह रहे हैं कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का सर, हाँ आलोक जी, उसमें जी जी सर, नमस्कार सर। तो उसमें सर कैल्शियम देना उचित नहीं होगा, यही ना? नहीं देना उचित है, लास्ट लो कर देते हैं, लो कर देते हैं, लो कर देते हैं, वो कर देते हैं। लो कर देते हैं। जरूरत तो है ही, क्योंकि खून ग्रो कर रहा होता है, जरूरत है, उससे ज्यादा कर देंगे तो जो पाराथायरॉइड हार्मोन है ना वो एक्टिवेट नहीं है, इतना ही मकसद है। थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी हम कर देते हैं, जो आप दे रहे होते हैं 1/3 की ड्रॉप, ठीक है, 2/3 तक, हाँ 1/3 इतना ही मकसद है कि पाराथायरॉइड। नेक्स्ट आ जाइए, जो सबसे ज्यादा इसमें आपके सवाल भी होंगे, लैक्टेटिंग कॉ, क्योंकि किसान को यही से मतलब है, ना आगे से मतलब है ना पीछे से मतलब है, ऐसे दूध आया उससे भी नहीं मतलब है, दूध खत्म हो गया उसके बाद भी मतलब नहीं। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग जो एल्डर्स होते हैं उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, सलाह देनी होंगे। हाई एल्डर्स का मतलब हुआ कि उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट का ड्रेन भी उतना ही होगा। जमालुद्दीन साहब आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो लैक्टेटिंग डेयरी काउ में जैसे जैसे मिल्क इंक्रीज होगा तो वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी ऑफ फीड देना बहुत जरूरी होगा। अब निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो पोस्ट पार्टम पीरियड में होता है अचानक से, तो अभी हमने चर्चा किया था, इट कैन लीड टू कीटोसिस। एनर्जी जब डिफिशियंसी हो जाएगी खास करके ग्लूकोज फॉर्म में, इजिली फॉर्म अवेलेबल फॉर्म में, तो फैट मेटाबोलाइज होकर कीटोन बॉडी, बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट, एसिटोएसीटेट, ये सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं एंड इट कैन लीड टू कीटोसिस। लो एल्डर्स में नहीं ज्यादा पता चलता है क्योंकि वो इनबिल्ट मैकेनिज्म से पूरा कर लेता है, बट इन केस ऑफ हाई एल्डर्स कीटोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है खास करके हाई एल्डर्स में, वहां पे आपको डाइट जो मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अब यहाँ पर भी जो लास्ट का केस होता है, ये मान लीजिए कि अगली बार जो प्रोडक्टिविटी होगी, एक साधारण सा चीज ये समझिए कि जो मिल्किंग जो प्रोसेस है, ये हार्मोनल कंट्रोल तो होता है, ये मदर इंस्टिंक्ट भी होता है। मदर इंस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बेबी, ह्यूमन ही क्यों ना हो, ह्यूमन मदर ही क्यों ना हो, वो अपने बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है। ये नेचुरल फेनोमेना है एक तरह से यूं लीजिए। उसके बाद आप ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन इन सारी चीजों से उसको कोरिलेट करिएगा। तो होता क्या है कि अगर आपने एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में भी रखा है, नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस में भी रखा है, या नेगेटिव न्यूट्रिएंट बैलेंस में भी रखा है, एनिमल कोशिश करती है लास्ट तक वो कहीं ना कहीं से अपने बॉडी से निकाल के न्यूट्रिएंट्स को मिल्क में भेजे ताकि उसके आप अपने बच्चे को सर्वाइव करा सके। तो यहाँ पे किसान कंफ्यूज कर जाते हैं, यार मैंने कल तो खाना दिया भी नहीं है ठीक से, फिर भी दूध दे दी, बट काउ हैज प्रोड्यूस्ड मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। वो अपने हेल्थ के कॉस्ट पे या अपने बॉडी में जो रिजर्व फूड था उसको भेजा है, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर करेंगे क्रोनिक डिफिशियंसी हो जाएगी, एंड क्रोनिक डिफिशियंसी विल लीड टू रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव फेल्यूर। सो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। ये फॉर्मूला है कुछ कंसंट्रेट मिक्सचर का, बार बार आपसे पूछा जाता होगा कि क्या फीड कराएं, बहुत सारे फार्मूला हैं। अब इस फॉर्मूला को एक मोटे मोटे तौर पे ये स्लाइड में मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वीडियो भी अवेलेबल होगा, और बहुत सारे स्लाइड्स जो है मेरे slideshare.net पे पंकज कुमार सिंह के नाम से ढूंढिएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3-4 चीजों को सर हमें ध्यान में देना है। एकदम जो थंब रूल है बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, या
अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर। यहाँ पे किसान से कहना है कि 3 चीज आपके पास चाहिए। पहला चीज क्या, कि कोई भी सीरियल ग्रेन से मेरा मतलब है चाहे वो मेज हो, क्रस्ट मेज हो, क्रस्ट व्हीट हो या चावल का खुदी हो, तो ये तीनों में से कोई चीज एक ले लेना है। दूसरा चीज जो एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट होता है, जिसमें 2 नाम आते हैं, फर्स्ट वन इज फीड जिसको आप गेहूं का चोकर बोलते हैं, और तीसरा राइस पॉलिश जिसको कई बार गुंडा और बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो ये पहला चीज हमने बताया कि कोई भी ग्रेन जिसको क्रस्ट फॉर्म में देना है, दूसरा चीज व्हीट ब्रांड या राइस पॉलिश, और तीसरा प्रोटीन का कोई भी सोर्स से मतलब मेरा मतलब है कई बार आपको एक प्रैक्टिकल डाइट भी दिखाऊंगा करते हैं। यहाँ जैसे कि अपने बिहार में बहुत ज्यादा यूज क्या करते हैं, सरसों की खल्ली यूज करते हैं और मक्की का बेसन यूज करते हैं। बोथ ऑफ दीज आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो जो क्रस्ट मेज है और व्हीट ब्रांड है या राइस पॉलिश है, और ये अगर कुछ ना याद रहे सर आपको, ये तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलवा दीजिए। फिर से कह रहा हूँ, एक किसान के पास मक्की का दर्रा है, दूसरा उसके पास चोकर है, और तीसरा उसके पास कोई भी दाल का चुन्नी है, सरसों की खल्ली है, तीसी की खल्ली है, ये सबको इक्वल प्रोपोर्शन में मिला देते हैं। ये जो फीड बनेगा वो जो केवल एक चीज फीड कराता है फार्मर, उससे ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा। और एज ए थंब रूल, इस जो कंसंट्रेट मिक्सचर कुछ भी बनाइए उसमें 2% मिनरल मिक्सचर मिलवा दीजिए और 1% कॉमन सॉल्ट मिला दीजिए। तो 33 जो 99 के आसपास हो गया, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% कंसंट्रेट मिक्सचर अगर सॉरी नमक मिलवा देते हैं, then it is as good as commercial feed or sometimes it is better than। अब 2-3 चीजें और होती है जो कि कई बार किसान कंफ्यूज होते हैं, वो करते हैं कि वो मकई का दर्रा ना देके वो आटा खिलाना शुरू करते हैं। आपने ये फील किया होगा, कई बार ऑब्जर्व किया होगा। तो बीइंग वेजिटेरियन आप जानते हैं कि एक फीड जब एक रूमिनेंट ने इंटेक किया, उसके बचने में कितने देर लगते हैं, कोई बताएंगे? एक फीड या ह्यूमन बीइंग में कितना देर लगता है और कैटल में कितना देर लगता है? 72 आवर्स लग जाते हैं सर एक बार जब फीड इंटेक होता है ना, इसलिए जब ट्रायल करते हैं 72 घंटे कंप्लीट डाइजेशन में ऑनलाइन मीटिंग चल रहल छै, 72 ऑनलाइने न भए रहल छै, कतौ Sir, it देनाइ नहि depend छै, upon- तो घरे में बैठल सब खर्चा करो अपने। हाँ जी, इट टेक्स 72 आवर्स। तो होता क्या है, और 72 आवर्स के पीछे जो लॉजिक है, सपोज इन केस हमारे आपके और एनिमल में भी डायरिया में क्या होता है कि रिटेंशन टाइम ऑफ फूड इज वेरी लेस। जो भी इंटेक होगा वो इंटेस्टाइन में नहीं रुकता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाता है। सेम इन केस ऑफ रूमिनेंट, अगर आपने क्रस्ट फॉर्म में ना देके पाउडर फॉर्म में दिया तो रिटेंशन टाइम कम होगा, यानी जीआईटी में वो कम देर रुकेगा, और जीआईटी में कम देर रुकेगा तो रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होगा, यूटिलाइजेशन कम होगा। इसलिए किसान को कहना है कि मकई का दर्रा देना है, ना कि मकई का आटा देना है। किसी भी चीज को इतने ग्राउंड फॉर्म में नहीं कर देना है जो कि मोनोगेस्टिक एनिमल में होता है। तो ये सारी चीजें। एक और चीज राइस पॉलिश, जिसको कई बार आपको ब्रांड कहेंगे लोग, और नाम से कहेंगे। यहाँ पे क्लियर हो लीजिए, 2 प्रोडक्ट होते हैं कि जब राइस मिलिंग कर रही होती है, एक होता है जो सबसे ऊपर का जो कवर होता है, दैट इज नोन एज हस्क, राइस हस्क बोलते हैं, जो कि किसी भी हालत में एनिमल को फीड नहीं कराना चाहिए। दूसरा जो राइस पॉलिश होता है, जस्ट एलुरेन लेयर के ऊपर जो पतला वाला होता है, एंड राइस पॉलिश इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन फैट, रिच इन विटामिन, रिच इन मिनरल्स, रिच इन फास्फोरस एज वेल। राइस पॉलिश होता है वो अगर प्योर फॉर्म में मिलता है तो खिलाना चाहिए, और जो राइस ब्राउन ऑयल कहते हैं वो इसी राइस पॉलिश से मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करवा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अलग अलग वही है कि 1/3 of 3 ingredients should be mixed along with 2% concentrate mineral mixture, 1% common salt। तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए कि कितना खिलाना है। जानते होंगे आप, याद होगा कि अगर ग्रीन फॉडर अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ ग्रीन फॉडर है, तो इससे अगर आप ग्रीन फॉडर दे देते हैं, इट विल बी
बी सफिशिएंट फॉर ड्राई कॉर्न। 25 से 30 केजी का मतलब आप 20 केजी तक भी कह सकते हैं। का मेरा मतलब ये है कि जो बिल्कुल आप खेत से काट के लाते हैं, जो बिल्कुल ग्रीन होता है, एंड दिस ग्रीन मींस कि उसमें केवल 25% ही कार्बन मैटर होगा, यानी कि अगर आपने 30 केजी लाया है काट के, तो वो जब सुखाएंगे तो 7.5 केजी हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा। तो ये वाला कंसंट्रेट मिक्सचर अगर केवल पैडी स्ट्रॉ या मेजर नहीं है, ये ग्रीन ग्रास कम है, तो 1 से 1.25 मेंटेनेंस के लिए चाहिए होगा। और पैडी स्ट्रॉ कोई भी कैटल या बफेलो ऐसे कहिए कि 6 से 8 केजी तक जो है वो सूखा चारा खा लेती है। ग्रीन ग्रास अवेलेबल है तो देना है। मिल्किंग में जो एक थंब रूल है, अदर देन मेंटेनेंस 2.5 to 3 केजी, कई बार 2.5 भी आप कहते हैं, कि 2.5 लीटर मिल्क पे 1 केजी दाना देना है। 2.5 लीटर मिल्क पे 1 केजी कंसंट्रेट मिक्सचर देना है। और मेंटेनेंस के लिए डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट आधा केजी से लेके, अगर बहुत छोटी गाय है तो आधा केजी भी देते हैं, बछौर जिसको कह रहे हैं, और बड़ी गाय है तो उसको हम 1.25 केजी 1.5 केजी तक देते हैं। तो ये एक थंब रूल है फीडिंग का डेयरी कैटल। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है, खास करके लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसको लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, जहां पे हैवी डिमांड होता है अदर देन मेंटेनेंस, उसमें हम कंसंट्रेट मिक्सचर को बढ़ा देते हैं। जो अभी हमने बात किया था कि हाई डिमांड ऑफ एनर्जी, हाई डिमांड ऑफ प्रोटीन, हाई डिमांड ऑफ कैल्शियम, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस के साथ साथ प्रेगनेंसी अलाउंसेस भी देते हैं। और अगर एनिमल मिल्किंग में है तो मिल्किंग के लिए जो मिक्सचर का ये फॉर्मूला बताया वो करते हैं। और यही अगर मान लीजिए कि बफेलो हो गया, तो वहां पे क्या करते हैं, 2 लीटर मिल्क पे 1 केजी दाना देते हैं। यहाँ पे 2.5 लीटर मिल्क पे 1 केजी दाना देते हैं, दाना कंसंट्रेट मिक्सचर। बट इन केस ऑफ बफेलो इट इज रिड्यूस्ड टू 2 लीटर में, यानी कि 1 केजी पे आधा, 1 लीटर मिल्क पे आधा केजी हम कंसंट्रेट मिक्सचर। तो ये थंब रूल थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। किसान कई बार आपको कहेगा कि कितना खिलाते हैं, आप पूछेंगे तो कहेगा कि जितना दूध देती है उसका अधिया खिलाते हैं। तो अधिया का मतलब हुआ कि आधा जो करता है ना, आप इसको काउंट करेंगे तो ये भी उसी तरह से आ जाएगा। अब शायद आप जानना चाहोगे, अभी ठाकुर सर कह रहे थे कि कुछ सवाल होंगे, मैं उसमें भी 20 मिनट 25 मिनट, या मैं कल भी आऊंगा। एक जो त्रासदी है हमारे यहाँ, बहुत सारे कैटल फीड हैं, और जो फीड फॉर्मुलेशन है वो बंगाल से आते हैं। तो ये मैं स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ, इथिकल नहीं है। आई एम द ओनली फीड फॉर्मुलेटर इन बिहार, जो मैंने बहुत मुश्किल से किया है। कंसंट्रेट मिक्सचर जो फीड इंडस्ट्री होता है, कई बार आपको लगता है कि क्या होता है, वो मैं 3-4 आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो मुर्गी का हो, चाहे वो कैटल का हो, चाहे वो फिश का हो, जो फीड फॉर्मुलेट करते हैं वो तो आपको सिंपल बता दी, एक ऑनर के नाम के साथ प्राय आते रहते हैं कि सर मुझे फीड फॉर्मुलेट कर दीजिए, और विदाउट एनी चार्जिंग मैं उनको फीड फॉर्मुलेट करके देता हूँ, चाहे वो छोटे मोटे इंडस्ट्री चलाए। आप सर एक देखने की कोशिश करिए क्या मिलाता है, एक जो फीड इंडस्ट्री में क्या क्या, बेस 8%, व्हीट 7%, डिपेंडिंग अपॉन मस्टर्ड ऑयल केक, तिल केक, ध्यान रखिएगा, जिसको आप तिल केक कहते हैं, तिल केक इज बेटर देन मस्टर्ड ऑयल केक। और आईसीआर ने कुछ साल पहले इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, ये आपके लिनोलेइक जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड करते हैं, वहां भी प्रमोट करता है। हार्ट के लिए हमारा होता है। व्हीट ब्रान चोकर 25%, ब्रान और बाइंडिंग के लिए नाम बताइए जल्दी। मुझे लग रहा है ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। मोलासेस जिसको कहते हैं कि छोआ, जो आपकी शुगर केन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है, चिपचिपा होता है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। और जब भी पैलेट फॉर्म में आप फीड देखते हैं तो वो हम 6 से 8% तक मिलाते हैं। नमक, कैल्साइट पाउडर जो कि कैल्शियम का सोर्स होता है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट 0.5 केजी मिलाते हैं, जिसमें कि 22% के आसपास कैल्शियम है और 13% के आसपास सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अभी हमने आपसे बात किया था, मीठा सोडा का एक और काम है। हाई एल्डर्स, मान लीजिए कि 20 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो आप क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेट मिक्सचर ज्यादा देना होगा, बट नेचुरल है, किसान दे भी रहा होगा। तो हाई फॉर्म, हाई डाइट, अगर हाई कंसंट्रेट मिक्सचर आप दे रहे हैं तो क्या होगा, उसमें एसिडोसिस के चांस ज्यादा बनेंगे।
कंसंट्रेट मिक्सचर में आपने एनर्जी रिच डाइट दिया है, soluble कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, soluble कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जब बहुत ज्यादा एक्युमुलेट होगा तो ह्यूमन माइक्रोब्स मरना शुरू हो जाएगा और एनिमल्स आपके ऑफ फीड हो जाएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए जो सबसे, आप जब एसिडोसिस हो भी जाता है तब भी आप मीठा सोडा देते हैं, एज प्रिकॉशनरी मेजर क्या करते हैं कि मीठा सोडा उसमें हम पहले से मिला देते हैं। और खास करके फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं कि गर्मी के दिनों में मीठा सोडा अब एनिमल्स को जरूर दीजिए, गाय को जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आयरन का लॉस हो जाता है। तो ये मिल्क फैट को भी ठीक कर देगा और प्रोडक्टिविटी को भी ऑप्टिमम कर देगा। ट्रेस मिनरल्स, कई बार जो आपका सोचते हैं ना कि कहाँ गलती होती है, ये ट्रेस मिनरल की गलती है। कैल्शियम तो पूरा भर देता है, ट्रेस मिनरल होता है वो कम मिलाती है। ईस्ट प्रोबायोटिक, तो ये है, और ये वैल्यू दिखाने की कोशिश किया, 18 रुपए बढ़ जाता है। किसान अगर बनाना चाहे तो इससे। दूसरा, पालगंज में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम क्या क्या मिलाते हैं, ग्रीस, व्हीट, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की दो तरह की होती है, एक तो जो कि देसी कहते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, घानी वाला, और या एक्सपेलर वाला लोकल होता है, तेल ज्यादा है, और एक में ऑयल तेल निकाल दिया जाता है। कॉटन सीड केक, कॉटन सीड केक का जिक्र करें कि अच्छी क्वालिटी का जो सीड है हाइलर्स को दिया जाता है, आइल्डर्स को दिया जाता है, वहां पे हम कॉटन सीड केक मिलाते हैं। कॉटन सीड केक के पीछे एक कहानी ये है, अगर मिल्क फैट कम होना शुरू हो जाए मिल्क में, वहां पे हम फाइबर बढ़ा देते हैं। फाइबर बढ़ाने के तरीके कॉटन सीड केक है, इसलिए हम ग्राउंडनट केक, की कल्ली, सरसों की कल्ली, सॉरी सोयाबीन, कैल्साइड पाउडर, फॉस्फेट, मीठा सोडा, ट्रेस मिनरल, बाईपास फैट, हम लोग बात करेंगे कल बाईपास न्यूट्रिएंट बताने की कोशिश करता हूं। और डायनामिक्स, अगर कभी आप कैटल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी खर्च होती है वो देखिए। एक बैग पे करीब 45 रुपए खर्च हो जाता है। स्टीम प्रोडक्शन, बॉयलर लगा हुआ होता है, उसमें 60 रुपीज पर बैग खर्च हो जाता है। बैग कॉस्ट जो प्रिंटिंग होती है वो होता है। और प्रोडक्शन लॉस का मतलब कि अगर आपने 1 टन फीड डाला है सब कुछ मिक्स करके, तो निकलने के बाद आपका उसमें 1% या 0.5 से 1% तक लॉस हो जाता है। इवैपोरेट होता है, मॉइस्चर इवैपोरेट करता है। ओवरहेड 20 रुपीज, और इसके साथ साथ अब आगे देखेंगे ना कमीशन वगैरह ये करके। तो हाउ इट वर्क्स, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। 15 रुपए के आसपास यहाँ पे क्या था, एक फीड कॉस्ट था, और आते आते 19 रुपए 30 पैसा हो गया। एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर एबल टू, और आपके फार्मर्स अगर सक्षम है, जस्ट ट्राई टू हैव देयर ओन फीड। एक मेरे और क्लाइंट है सुजीत खगड़िया के, वो मैश फीड बनाता है, वो भी देखिए क्या क्या है, दाल का चोकर, जिसको जो चीजें मिल जाए, डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से हम फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या चीजें लोकली अवेलेबल चीजें। अगर कुछ, मैं मुजफ्फरपुर से कोई है, मुजफ्फरपुर अभी कुछ दिन पहले गया था मैं आगरा के साथ वहां पे फाउंडेशन में, तो वहां पर सर एक सीड मिलता है जिसको अंग्रेजी में आप बकला कहते हैं, हिंदी में बकला कहते हैं। वो मैं देख रहा था कि जस्ट लाइक भिसिया होता है या फावा बीन जिसको आप कहते हैं, फावा बीन। तो मुजफ्फरपुर में लोग उसको यूज तभी करते हैं जब दाल बनाना होता है या पूरी बनाना होता है, बिकॉज दिस कंटेंट्स इंटरनेशनल फैक्टर भिसीन। Anyway, तो जब भिसीन होता है इसके कारण, तो ऐसे मैं पूछा कि क्यों नहीं देते हैं, तो बोला कि ये गाय को देने से जहर होगा। तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि इस तरह के जो प्रोटीनियस नेचर के इंटरनेशनल फैक्टर। Sir, it was not audible. Please repeat it again, sir. मैं बात कर रहा था कि मुजफ्फरपुर एरिया में आपने एक नाम देखा होगा जिसको बोलते हैं बकला, हिंदी में बकला बोलते हैं, या अंग्रेजी फैब्रिजम पड़ा होगा।
फाबा बिनने से ज्यादा खाने होता है, इसीलिए ज्यादा लोग उसका दाम नहीं करते। बिल्कुल मटर के जैसा दाना दिखता है। तो जब पूछा कि आप क्यों नहीं देते हैं एनिमल को, तो बोला कि टॉक्सिसिटी हो जाता है, जहर हो जाता है। तो एक्सप्लोर किया, देखा कि उसमें क्या है, फाबा बीन में इंटरनेशनल फैक्टर को फेबिज्म करता है, हेमोग्लूटिनेशन करता है। उसको अगर आप ड्राई हीट करते हैं, जैसे पूजा भूनते हैं ना, रोस्टिंग जिसको अंग्रेजी भाषा में कह लीजिए रोस्टिंग, अगर आप रोस्टिंग कर देते हैं तो वो जो उसका एंटी न्यूट्रल फैक्टर्स है वो खत्म हो जाएगा और वो एनिमल डाइट में यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब अगर कुछ ऐसा लोकली अवेलेबल चीज आपको मिल जाए तो उसको न्यूट्रिशनली पहले सर्टिफाई करके उसको यूज कर लिए तो डाइट सस्ता बन जाएगा। तो जस्ट आई वाज गिविंग यू एन इनसाइट कि हाउ फीड इज बीइंग फॉर्मुलेटेड। अब ये जैसे मैसेज बन रहा है, सिंपल मिक्स कर रहा है, वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में लगता है वो सारी चीजें नहीं लगती। जस्ट गिविंग एन इनसाइट ऑफ द इंडस्ट्री कैसे काम करता है। ये अभी एक प्रवक्ता के मुखिया जी हैं, उन्होंने कहा मुझे हिंदी में लिख के दो, तो उनके लिए जो मैंने राशन बनाया वो देखिए, मकई का दर्रा इतना, चावल खुदी 3%, DORB 20%, राइस पॉलिश 5%, दाल चुनी 7%, सरसों खल्ली 6%, भूसी, नमक 1.5%, सोया गुड़ 7%, कैल्साइट पाउडर, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मीठा सोडा, फ्लूमिन यानी कि ट्रेस मिनरल। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपको मौका मिले कि एक फीड फॉर्मुलेटर आपके पास आता है, सॉरी इंडस्ट्री आता है कि हमें एक फीड फैक्ट्री खोलनी है, तो हाउ यू कैन, कई बार डॉक्टर्स हमारे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाउ टू फॉर्मुलेट। तो आई एम वेरी फ्री टू से दैट आप जिस किसी को भी जरूरत होगी इस मामले में प्लीज कांटेक्ट मी, आई विल बी रियली हैप्पी टू स्पीक। 5 मिनट का ही बचा है। पोल्ट्री फीड में प्रिसीजन पे तो हम आए ही नहीं, प्रिसीजन क्या होता है ये तो अभी चल ही रहा है। तो पोल्ट्री फीड में एक कोलकाता की कंपनी है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट कंपनी। ये देखिए कितनी चीजें मिलती हैं, कितना है 20 तरह के। तो ये जान रहे हैं सोया डोएसी, मतलब उसमें से ऑयल निकाल दिया जाता है तो सोया डीओसी बन जाता है। ग्राउंडनट के DDGS अगर आप जान रहे होंगे, याद होगा, दैट इज डिस्टिलर्स ड्राई ग्रेन सॉल्युबल। होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए शराब इंडस्ट्री में, वाइन इंडस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करने के बाद उसमें हम क्या देते हैं, ईस्ट देते हैं। ईस्ट फर्मेंट करता है, फर्मेंट होने के बाद अल्कोहल बन गया, तो जो कुछ बच जाता है उसी को ड्राई कर देते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट फिर मर जाने के बाद क्या होगा, हाई प्रोटीनियस डाइट हो जाएगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ही होता है। और यहाँ पे प्रोटीन तो ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, तो बचे हुए चीज को ही हम DDGS बोलते हैं। एमडॉक का मतलब है मस्टर्ड डी ऑयल। केक, फिश मील भी मिलाते हैं, मीट मील भी मिलाते हैं, राइस पॉलिश, राइस ब्राउन ऑयल। एनर्जी को मेंटेन, कई बार आपको लगता होगा कि कैटल और पोल्ट्री की फीड में इतना डिफरेंस क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। यहाँ पे तेल मिलाना होता है, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये मैंने डाइट का लिखना भी शुरू किया है, कितना एनर्जी होता है, 3200 किलो कैलोरी होता है। प्रोटीन में हम 12-14 तक रखते हैं, यहाँ 23% तक देना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लाइमस्टोन पाउडर, MCP that is monocalcium phosphate, trace mineral mixture, lysine and methionine, these are two essential amino acid जो कि हमें ऐड करने होते हैं। एक और अमीनो एसिड है थ्रियोनिन, प्रोबेमिक्स, मल्टीविटामिन, विटामिन सी अलग से मिलाते हैं बिकॉज पोल्ट्री में सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता है। कोलिन अगेन विटामिन, ल्यूटॉक्स, ये एंजाइम्स होते हैं जैलानेज, फाइबर को डिसॉल्व कराने के लिए। प्रोटीएज, फाइटेज, ये एंजाइम है। लीप52 भी मिलाया जाता है। तभी जब हम पढ़ रहे होते थे तो 42 दिन में एक मुर्गी का वजन 1.5 किलो होता था, और आज के दिन में 35 दिन में एक मुर्गी का वजन 2 केजी हो जाता है। तो these are advancement in genetics as well as nutrition। तो लीप52 जो आप ह्यूमन में खाते हैं उसी का बड़ा बड़ा बैग आता है, वो भी मिलाते हैं। फिर कॉक्सिडियो एंटीबायोटिक, कॉक्सिडिया को रोकने के लिए, फिर हर्बल फीड एडिटिव और आर्सेनिकल्स मिलाते हैं। तो मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फीड कैसे बनता है, आप में कॉन्फिडेंस कैसे, कहाँ पे गलती हो जाती है और कहाँ पे लोग कहाँ पे चोरी कर लेते हैं, जो हाई प्राइस एंडिंग वाले होते हैं। सपोज करिए आपने कई बार अगर पोल्ट्री ऑफिसर्स यहाँ होंगे तो शुरुआत के दिनों में ही देखे होंगे कि बर्ड्स को लेमनेस हो जाता है। तो लेमनेस सर क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B1।
B2 सब कुछ दिया फीड मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन विटामिन प्रीमिक्स ज्यादा नहीं मिलाया, बिकॉज ये 1200-1300 रुपए केजी आता है। तो क्या होगा, आपके बर्ड्स में लैमनेस होगा। और उसको आपने देखा होगा, जैसे ही विटामिन सप्लीमेंट आप करिएगा तो आपकी लैमनेस जो धीरे 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 खत्म होने लगती है। दीज आर डायनामिक्स ऑफ फीड इंडस्ट्री। मैं फिर दूसरा, अगर स्टार्टर, आज के दिन में 3 तरह के फीड बनते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर एंड फिनिश। सब में उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो चेंज होना है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कितने तरह के एडिटिव्स मिलाए जाते हैं एक फीड में, और एनिमल को कितना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस दिया जाता है ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। फिर आ जाता हूं मैं डेयरी कैटल फीडिंग पे, कि कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल फीडिंग कराएं एज इन बजाय उसके कि हम ग्रुप फीडिंग कराएं। अगर कंसंट्रेट मिक्सचर को रिप्लेस करना है फॉडर से या वाइस वर्सा, 6 से 8 केजी लेग्यूम फॉडर एक सर थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे सर। हाँ सर। एक्चुअली टाइम जो है हमारा ऑफ होने जा रहा है, 1 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा। तो जो लेक्चर बचा रहेगा सर वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अभी खत्म होने के बाद। ये रेट मतलब ठीक। आपका पैसा पुराने के लिए या कोई सवाल है तो बता दीजिए, मैं इसको खत्म ही करता हूँ नक्शा, है ना। कंसंट्रेट बिफोर मिल्किंग और आफ्टर मॉर्निंग में करना चाहिए। हाई एंड को 3 बार देना चाहिए क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी बनी रह जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंसंट्रेट फीडिंग जो है वो नॉर्मल ह्यूमन मोर्टेलिटी को हेल्प कराता है। ये कुछ चीजें थी जो बतानी थी, बहुत सारी चीजें, अभी तो फिर ट्रेडिशनल प्रिसीजन पे तो हम आए नहीं, बट एनीवे कुछ सवाल है तो पूछें आप। Sir, excuse me, myself, Dr. Priyanka, sir.